साबित है नहीं है, चाहे वो आज जो लोग इस हॉल में बैठे हैं नहीं बैठे हैं, वो सभी के श्री चरणों में मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने एक बहुत नाजुक मोड़ पर इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, इसको आगे बढ़ाने का काम किया, उसको एक नई दिशा देने का काम किया और विजय ऐसी प्राप्त की कि सालों के सालों तक कोई हिम्मत न कर सके आपातकाल लगाने की। इस तरह का विजयी होकर ये लोग बाहर आए और ये जो संघर्ष की मानसिकता के साथ जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को और कई लोगों ने अपने प्राणों को जोखिम में डालकर काम किया, वो सभी इस देश की कई पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए वंदनीय रहेंगे। मित्रों, ये वही देश है जिसमें दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कभी अस्तित्व में आया था। चाहे द्वारिका के अंदर श्री कृष्ण की अगुवाई में बना हुआ गणतंत्र हो, चाहे वैशाली और मल्ल के गणतंत्र हो, मगर सबसे पहली संवैधानिक व्यवस्था गणतंत्रीय शासन प्रणाली हिंदुस्तान के अंदर शुरू हुई थी, भारत के अंदर शुरू हुई थी। और आज भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र अगर कहीं पर है, लोकतंत्र कहीं पर है, तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, क्योंकि हमारे साथ ही आजाद हुए हुए कई देशों ने भी लोकतंत्र अपनाया, मगर कई बार वहां पर लोकतंत्र की धारा, उसके विकास का रास्ता टूटा, विकास की गति टूटी। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसने सबसे बड़े परिवर्तन लोकतंत्र के आधार पर खून का एक कतरा बहाए बगैर कर दिए। और इसीलिए ये कहने में किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए कि भारत का लोकतंत्र आज विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत का लोकतंत्र विश्व में सबसे परिवर्तनशील लोकतंत्र भी है। मित्रों, 1950 26 जनवरी से लेकर आज तक के ये लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसे 2 साल आए थे, 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक के 2 सालों के अंदर इस देश में लोकतंत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मगर अभी श्रीमान सूर्य प्रकाश जी बता रहे थे, ऑर्डिनेंस वगैरह का पूरा इतिहास बता रहे थे, वो भी नई पीढ़ी ने समझने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं बहुत सारे स्तंभ लेख देख रहा हूं, बहुत सारे आर्टिकल देख रहा हूं, उसमें इमरजेंसी क्यों डालनी पड़ी और इंदिरा जी ने इमरजेंसी को क्यों अस्तित्व में लाया, वो घटनाओं का उल्लेख है। मगर मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं, आपातकाल ना ऑर्डिनेंस से आता है, ना ऑर्डिनेंस लाने की मजबूरी पैदा करने वाली घटनाओं से आता है। आपातकाल तानाशाही की मानसिकता से आता है। जब वो मानसिकता होती है तो घटनाएं भी पैदा होती है, और जब घटनाएं पैदा होती है तब ऑर्डिनेंस निकालने की मजबूरी भी होती है। आपातकाल का मूल कारण दूसरे के विचार न सुनना, दूसरे को विचार की स्वतंत्रता को छीन लेना और एकाधिकारवाद के साथ पूरी सत्ता अपने हाथ में करने की मानसिकता, वो आपातकाल की जननी है। मित्रों, मैं बाद में इस विषय पर आऊंगा, मगर पहले कुछ तथ्य बताने चाहता हूं। मित्रों, जब प्रधानमंत्री पद पर श्रीमती इंदिरा जी का कांग्रेस ने चुनाव किया और उसके बाद इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन बहुत जल्दी से होने लगा। धीरे 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 कांग्रेस की संस्थागत इकाइयां जो थी उसमें परिवर्तन होने लगा। स्वाभाविक था उसका विरोध होना, सिंडिकेट के सभ्यों के द्वारा इसका विरोध होना शुरू हो गया और थोड़ा बहुत समय जाते 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 एक ऐसा माहौल बन गया कि कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए।
मगर कांग्रेस के जो दो टुकड़े हुए, इसके बाद एक बड़ा धड़ा सिंडिकेट का कांग्रेस के बाहर निकल गया और कांग्रेस की पूरी सत्ता श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में आ गई। एक स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक के नाते में एक बात निश्चित कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो नेता सत्व को बचाने के लिए, सिद्धांत को बचाने के लिए कांग्रेस छोड़कर निकले थे, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि पूरी कांग्रेस ही इंदिरा जी के हाथों में दे दी। अगर वो पार्टी में रहते, संघर्ष करते, पार्टी में रहकर सामना करते, तो शायद इस देश को कभी आपातकाल का सामना न करना पड़ा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और संघर्ष को छोड़ा और इंदिरा जी के हाथ में पूरी पार्टी को दे दिया और संगठनात्मक शक्ति इंदिरा जी के पास आ गई, सरकार उनके पास ही थी और उसी में से 1969 का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। अधिकृत उम्मीदवार को, प्रत्याशी को पराजित कर उन्होंने अपने प्रत्याशी को राष्ट्रपति बनवाया और 1971 में जब इंदिरा जी फिर से चुनकर आई, तब पूरी तरह से सभी संस्थागत इकाइयों पर इंदिरा जी का कब्जा था। और इसके साथ ही कांग्रेस में और सरकारों में एक परंपरा हो, जो उनकी प्रशंसा करेगा वो पद पाएगा, जो उनकी बात करेगा वो पद पाएगा, जो विरोध करेगा उसको सहन करना पड़ेगा। और धीरे 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 एक ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ कि जो मेरिट्स वाले लोग थे, जिनमें पात्रता थी, वो सब एक और कर दिए गए और जो उनकी प्रशंसा करने वाले लोग थे वो फोर्स में आए। मगर जब ऐसा होता है तब उसका परिणाम भी तुरंत मिलता है। 71 से 75 आते 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 देश में चारों ओर एक प्रकार से अराजकता का निर्माण हो गया। मुद्रास्फीति बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया, लोगों को लगने लगा कि ये सरकार किस तरह से काम कर रही है। एक सरकार के प्रति अविश्वास का वातावरण 75 आते आते इसकी निर्मित हुई और उसी में से ये आपातकाल लगाने का एक विचार कुछ लोगों ने श्रीमती गांधी के मन में डाला। और आपातकाल लगाने का विचार देश में शांति और सुरक्षा बनाने के लिए नहीं था, देश में संविधान का शासन करने के लिए नहीं था, अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल का विचार डाला गया। गुजरात के अंदर 74 में नवनिर्माण का आंदोलन हुआ और 74 के नवनिर्माण आंदोलन के कारण उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चिमनभाई पटेल को जाना पड़ा। और जैसे ही चिमनभाई पटेल को जाना पड़ा, तुरंत ही पूरे देश भर में इसकी एक बहुत बड़ी असर हुई। बिहार, मुंबई, देखते देखते देश भर के अंदर एक माने असंतोष का एक ज्वालामुखी बनकर देश रह गया। बिहार के अंदर जयप्रकाश जी ने छात्र आंदोलन की अगुवाई की और उन्होंने वहां पर एक बड़ी जन जागृति का काम किया और उसके कारण बिहार के अंदर स्थिति संभाल न पाए ऐसी हो गई। उसी वक्त 28 अक्टूबर को श्री देवकांत बरुआ पटना पहुंचे और पटना कांग्रेस कार्यालय जाते जाते रास्ते में एक 9 साल के बच्चे को उनकी गाड़ी ने कुचल दिया गया। बच्चा कुचलने के बाद भी गाड़ी नहीं खड़ी रही। काफिला बच्चे की लाश पर होकर जाता रहा और बाद में पुलिस वो लाश को उठाकर ले गई। जब ये घटना को मीडिया ने और विशेषकर इंडियन एक्सप्रेस में देश भर में पहुंचाया, पूरे देश भर में हाहाकार मच गया और वहीं से शुरू हुआ इंदिरा को हटाने का और जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति के नारे की शुरुआत उसी घटना ने की। अगर गेम चेंजर था तो वो घटना, और वहां से जो स्थिति हुई इसके कारण पूरे बिहार के अंदर एक आंदोलन की स्थिति हो गई और बिहार में एक विराट जन प्रदर्शन नवंबर 74 में हुआ, जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख कर रहे थे। वहां जयप्रकाश जी पर खुद ही पर पुलिस ने बर्बरतापूर्ण आघात किया, लाठीचार्ज किया होगा। और देखने वाले कहते हैं अगर नानाजी न होते तो जयप्रकाश जी उस घटना के बाद जीवित न होते। इतनी बर्बरतापूर्ण आघात के बाद ये घटना जैसे ही देश भर में फैली और देश के अंदर एक मानो
भय का अवतार पूरे देश पर फैल गया और उसमें एक ऐसी स्थिति हुई कि सिद्धार्थ शंकर रे को ये सोच आई कि इस स्थिति में से अगर बाहर निकलना है तो आपातकाल डालना पड़ेगा। 3 जनवरी को ललित नारायण मिश्रा की हत्या हुई, उसने भी एक बहुत बड़ा जागृति का काम किया और 8 जनवरी 1975 को वो ऐतिहासिक पत्र सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा जी को लिखा जिसमें आपातकाल डालने की सलाह दी गई थी। मित्रों, एक ऐतिहासिक फैसला जो 1975 में आया, 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का, जिसने इंदिरा जी के इलेक्शन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और एक मानव संवैधानिक संकट पैदा हो गया देश में। इंदिरा जी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थी, कानून कहता था कि वो पद पर नहीं बनी रह सकती है और बीच में जैसे सूर्य प्रकाश जी ने बताया, बसों में ला लाकर उनके घर पर भीड़ इकट्ठा की जाती थी और ये बताया जाता था दुनिया को कि इंदिरा जी आज भी लोकप्रिय है। मगर 24 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और स्टे को इस तरह से प्रचारित कर दिया गया कि उनका विजय हो गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला गलत था। मगर स्टे के अंदर इतनी अपमानित तरीके से प्रधानमंत्री पद को बचाया गया था कि शायद ही विश्व के किसी भी लोकतंत्र के इतिहास में ये होगा। स्टे के अंदर कहा गया कि आप प्रधानमंत्री तो रह सकते हैं, संसद के अंदर चर्चा में हिस्सा तो ले सकते हैं, मगर वोटिंग नहीं कर सकते। आप संसद सभ्य नहीं है, आप प्रधानमंत्री रह सकते हैं। बहुत टेक्निकल रूप से ड्राफ्ट किया हुआ ये फैसला जिसको इंदिरा जी को जगह दे दी कि इस्तीफा न देना पड़े और 21 जून को ये फैसला आया। 25 जून को इंदिरा जी ने 25 जून की रात को इस देश में आपातकाल की घोषणा कर दी और मित्रों, आपातकाल की घोषणा के साथ ही देश भर के सारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 26 जून की सुबह जेल में डाल दिया गया। 26 जून को 6 बजे जब कैबिनेट हुई तब कैदियों की संख्या 9,800 का आंकड़ा पार कर चुकी थी। देश के सारे प्रमुख नेता 25 तारीख की रात को ही जेल में डाल दिए गए और जो जहां था, अडवाणी जी, अटल जी बेंगलुरु में थे, उनको वहां बंद कर दिया गया। हर एक को जो जहां था वहां नजरबंद कर दिया गया और जेल में एक डालकर उनको बाहर न निकाल। तो देश में इमरजेंसी के 40 साल पूरे होने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली के मावलंकर हॉल में इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। आपातकाल कभी नहीं आ सकता। पार्टी की इंटरनल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए मैं आज इस मंच से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी शोध संस्थान के मंच से आह्वान करता हूं देश की जनता को कि देश की जनता का अब विचार बदलने का समय आ गया है। जब आप तय करते हैं कि इस देश की धुरा किस व्यक्ति के हाथ में सौंपनी है, किस पार्टी के हाथ में सौंपनी है, तब सोचिए वो व्यक्ति कौन पार्टी से आता है और जब तय करते हैं कि किस पार्टी के हाथ में सौंपनी है, तब आप विचार कर लीजिए कि वो पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र जीवित है या नहीं है। अगर घरानेशाही के आधार पर चलने वाली पार्टियां जो आने वाले दिनों में भी इस देश पर शासन करेगी तो आपातकाल की संभावनाएं